Hello students. In the last lecture we have discussed about centralized DBMS architecture. Today the topic of discussion will be client server architecture and file server architecture. Before starting the file server architecture and client server architecture of DBMS, we will look at briefly the advantages and disadvantages of centralized DBMS architecture, which we have discussed in the last lecture. In the centralized DBMS architecture, जो हमारा डेटाबेस और DBMS और उसका सपोर्टिंग फाइल सिस्टम, वो सारे के सारे क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड मेन सर्वर के ऊपर मेंटेन्ड होते थे। और जो हमारे डिफरेंट जो टर्मिनल्स हैं, जिन्हें हम डम टर्मिनल्स कह देते थे, उन डम टर्मिनल्स के थ्रू हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट सेंट्रलाइज्ड सर्वर के पास जाती थी और करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्ड है जो सर्वर करता था, जो सेंट्रलाइज्ड हमारा सिस्टम था अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। तो सारा का सारा जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड मेन सर्वर के पास था। तो इसकी वजह से कुछ एडवांटेजेस हमें मिली। वो क्या थी? सेंट्रल कंट्रोल था हमारी एप्लीकेशंस पे, डेटाबेस सिस्टम पे, ठीक है। इससे हमें गुड सिक्योरिटी मिलती थी और जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है पर यूज़र वो भी कम रहती थी। बट इस तरह के जो सेंट्रलाइज्ड डीबीएमएस आर्किटेक्चर हम फॉलो करते थे, उसके कारण हमें कुछ लिमिटेशंस का भी सामना करना पड़ता था। वो लिमिटेशंस, वो डिसएडवांटेजेस क्या थी कि अगर हमारा जो सेंट्रल सिस्टम, जो हमारा ये सेंट्रल सिस्टम है, अगर यही फेल हो गया तो जो सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो ठप हो जाएंगी। जो ये टर्मिनल्स हैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, डम टर्मिनल्स हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो जो सेंट्रल कंप्यूटर है उसके फेलियर के कारण क्या है, हमारा एंटायर सिस्टम फेल हो जाता था। और सेंट्रल मेन फ्रेम पे हमारे पास लोड भी ज़्यादा रहता था डिफरेंट यूज़र्स को जो सर्विस प्रोवाइड करने का, और जिसके कारण क्योंकि हमारी सारी एप्लीकेशंस और जो डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर है हमारा, वो क्या है, सेंट्रल मेन फ्रेम पे ही लाई करता था। तो जो ओवरऑल लोड है हमारे सेंट्रल सिस्टम पे वो बढ़ जाता था। और इसके साथ साथ जो फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा है वो भी क्या है, हमारे सेंट्रल सिस्टम को ही करनी पड़ती थी, जिसके कारण स्लो परफॉर्मेंस भी हमें डील करनी पड़ी, कम्युनिकेशन कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुई और नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी लिमिटेड ही वो सपोर्ट कर पाता था हमारा सेंट्रल सिस्टम। इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए जो ट्रेंड आया था, दैट इज़ कॉल्ड एज डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग बेसिकली क्या था, क्योंकि हमारी जो पर्सनल कंप्यूटर्स, जो हमारी कंप्यूटर जनरेशन्स चल रही थी, तो पर्सनल कंप्यूटर्स की जो एडवांसमेंट्स के कारण, मींस जो हमारी कंप्यूटर की डिफरेंट एडवांसमेंट्स के कारण जो हमें एडवांस्ड फीचर्स मिल रही थी उसके कारण, और नेटवर्क टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के कारण हम किसकी तरफ बढ़े, डाउन साइजिंग की तरफ बढ़े। तो डाउन साइजिंग क्या है? डाउन साइजिंग मीन्स रिप्लेसिंग द एक्सपेंसिव मेन फ्रेम कंप्यूटर्स with more cost effective networks of personal computers that achieve the same or even better results. तो डाउन साइजिंग में हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करने की बजाय हमने क्या यूज़ किया, हमने पर्सनल कंप्यूटर्स को यूज़ किया, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी थे, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या हैं, ज़्यादा कॉस्टली थे, और पर्सनल कंप्यूटर्स क्या हैं, रीज़नेबल प्राइस पे हमें मिल जाते हैं। तो इस एडवांसमेंट के कारण क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग, हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करने के बजाय हमने पर्सनल कंप्यूटर्स का ही क्या है, एक नेटवर्क फॉर्म अप कर लिया, जिससे क्या है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहेंगे और हमारी जो रिक्वायर्ड हमने फंक्शनैलिटी करनी है उतनी ही पावर के साथ वो सारा कुछ भी हम कर सकते थे। इवन हमें बेटर रिजल्ट मिल सकते थे जो कि हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करके गेन करते थे। तो इस डाउन साइजिंग के ट्रेंड के कारण हमारे पास दो तरह के आर्किटेक्चर्स आए, फाइल सर्वर आर्किटेक्चर और दूसरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा था कि पहले हम सेंट्रलाइज सिस्टम्स को यूज़ करते थे, फिर हम फाइल सर्वर आर्किटेक्चर्स को यूज़ करने लगे,
उसकी डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स की तरफ बढ़े। तो क्योंकि जो हमारी नेटवर्क टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, उस एडवांसमेंट के कारण हम कहाँ किस कंसेप्ट की तरफ, किस ट्रेंड की तरफ बढ़े, डाउन साइजिंग की तरफ बढ़े। तो जो फर्स्ट आर्किटेक्चर डाउन साइजिंग के कारण हमने ऑप्ट किया वो था फाइल सर्वर आर्किटेक्चर। तो फाइल सर्वर क्या होता है बेसिकली, पहले आपको समझने की ज़रूरत है फाइल सर्वर क्या है, और फिर हम बात करेंगे फाइल सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। तो फाइल सर्वर क्या है बेसिकली, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें हमने क्या किया है, एक शेयर्ड स्टोरेज प्रोवाइड कर दी। वो स्टोरेज किसके लिए है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल्स को स्टोर करने के लिए, लाइक डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, इमेजेस, डेटाबेसेस। तो वो सारी फाइल्स कहाँ हैं, उस पर्टिकुलर शेयर्ड स्टोरेज डिवाइस पे है। और क्योंकि वो सर्वर उन फाइल्स को प्रोवाइड करता है, सर्व करता है, इसलिए हमने उसे क्या कह दिया, फाइल सर्वर। तो अ कंप्यूटर अटैच्ड टू अ नेटवर्क with a primary purpose of providing shared storage for computer files such as documents, spreadsheets, images, and databases. So, the file server holds the files required by the applications and DBMS. तो यहाँ पर हमने यहाँ पर किसी DBMS की बात नहीं की, किसी एप्लीकेशन की बात नहीं की। फाइल सर्वर क्या कर रहा है, सिंपली उन फाइल्स को होल्ड करके रखता है जो हमारे DBMS को रिक्वायर्ड होंगी, जो हमारी एप्लीकेशंस को चाहिए होंगी, उन फाइल्स को कलेक्ट करके रखेगा फाइल सर्वर। जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे और DBMS होंगे वो कहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कहाँ पर कर रहे हैं, अलग अलग वर्क स्टेशंस पे, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को, डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो वर्क स्टेशन क्या कर रहे हैं, उन वर्क स्टेशन पे हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन करेंगे। वहीं पर क्या है, उन्हीं वर्क स्टेशंस पे हर वर्क स्टेशन क्या है, अपना अपना DBMS है जो मेंटेन करके रखता है। तो जो भी फाइल किसी भी वर्क स्टेशन को चाहिए, किसी भी यूज़र को चाहिए, तो वो अपनी करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम और DBMS के थ्रू उस पर्टिकुलर फाइल को रिक्वेस्ट करेगा। कहाँ से, फ्रॉम द फाइल सर्वर। कब, व्हेन नेसेसरी। तो इस तरह से फाइल सर्वर क्या करता है, इट एक्ट्स सिंपली एज अ शेयर्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हमारी सिंपली एक शेयर्ड स्टोरेज है, यहाँ पर हमने शेयर्ड हार्ड डिस्क ड्राइव कह दिया। तो सिंपली हमारा जो DBMS है वो कहाँ पर मेंटेन्ड रहेंगे, हमारे वर्क स्टेशन पे रहेंगे। तो DBMS जो वर्क स्टेशन पे होंगे वो हमारी रिक्वायर्ड फाइल्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, कहाँ पर, फाइल सर्वर के पास। किस, जो भी रिक्वायर्ड डाटा होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो फाइल्स हैं उसे एक्सेस किया जाएगा फ्रॉम द फाइल सर्वर। तो इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है ये हमारे वर्क स्टेशंस हैं, वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2, वर्क स्टेशन 3, ठीक है, एंड सो ऑन। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशंस एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कनेक्टेड हैं, किसके साथ, एक फाइल सर्वर के साथ। ये हमारा फाइल सर्वर है। तो इस फाइल सर्वर पे क्या है, जो भी यूज़र के काम को सपोर्ट करने के लिए फाइल्स चाहिए, वो सारी की सारी फाइल्स इस फाइल सर्वर पे मेंटेन होंगी अलॉन्ग विद द डेटाबेस। ठीक है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, जो DBMS की कॉपीज़ होंगी, ठीक है, वो सारे के सारे वर्क स्टेशन अपनी अपनी DBMS की कॉपी और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो उसे मेंटेन करके रखेंगे, हर वर्क स्टेशन के पास होगी। तो एज़ कम्पेयर टू सेंट्रलाइज्ड DBMS आर्किटेक्चर आपको पता लगा कि वहाँ पर क्या थे, ये वर्क स्टेशंस ना होकर के डम टर्मिनल्स थे। इनके पास कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं था, इनके पास कोई DBMS की कॉपी नहीं थी, सिंपली एक कीबोर्ड और एक टर्मिनल था, और कीबोर्ड के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट देते थे, टर्मिनल के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट को जो रिस्पॉन्स आया है उसको देखते थे। ठीक है, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं, कोई बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूशन नहीं, कुछ नहीं होता था यहाँ पर। सारी की सारी एग्जीक्यूशन सेंट्रल सिस्टम पे होती थी। वहाँ पर हमारे जो क्लाइंट्स थे वो थिन थे। यहाँ पर हमने इसे क्या कर दिया, कुछ कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने की, DBMS को रन करने की, करस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने की, ठीक है, थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड DBMS। तो यहाँ पर कुछ हद तक क्या है, जो लोड यहाँ पर था सेंट्रल सर्वर पे था वो लोड नहीं है, ये लोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग वर्क स्टेशंस में,
और फाइल सर्वर क्या कर रहा है, सिंपली जो रिक्वायर्ड डाटा है पूरे के पूरे डाटा को मेंटेन करके रखा है डाटाबेस के अंदर, और जो भी फाइल्स उन कामों को सपोर्ट करने के लिए चाहिए उन फाइल्स को मेंटेन करके रखेगा। तो हर वर्क स्टेशन अपनी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, यहाँ से डाटा को रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट फॉर डाटा फाइल सर्वर के पास जाएगी, वो रिक्वायर्ड फाइल्स रिटर्न कर दी जाएंगी करस्पॉन्डिंग वर्क स्टेशन को। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है कि एक वर्क स्टेशन को चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, नेम्स ऑफ द स्टाफ हु वर्क इन ब्रांच एट 163 मेन स्ट्रीट। तो यूज़र को क्या चाहिए, उन सभी स्टाफ मेंबर्स के नेम चाहिए जो कि किस ब्रांच में वर्क करते हैं, 163 मेन स्ट्रीट उसका लोकेशन एड्रेस है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच के स्टाफ मेंबर्स की नेम्स चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो क्योंकि जो हमारा फाइल सर्वर है उसे DBMS टेक्नोलॉजी, डिफरेंट DBMS लैंग्वेजेस, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, जिन फाइल्स में ये रिक्वायर्ड डाटा होगा वो सारा का सारा डाटा कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, उस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन को जिसने इस पर्टिकुलर डाटा के लिए रिक्वेस्ट की है। तो DBMS क्या करेगा, DBMS सिंपली रिक्वेस्ट करेगा उन फाइल्स को। कौन सी फाइल्स, अब हम यहाँ पर दो तरह की फाइल्स को डील करने जा रहे हैं, एक ब्रांच फाइल, ठीक है, जिसमें ब्रांच की डिटेल है, दूसरी स्टाफ फाइल। ठीक है, तो इन दोनों फाइल्स को फाइल सर्वर कहाँ पर दे देगा, जिस वर्क स्टेशन ने इसके लिए रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ पर फाइल सर्वर का वर्क बढ़ गया कि वो क्या है, सिंपली उससे स्टाफ नेम दे देने चाहिए थी जो कि इस क्वेरी को सेटिस्फाई करते हैं, बट क्योंकि उसे DBMS की नॉलेज नहीं है, उसे SQL की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, सिंपली इस क्वेरी को आंसर करते हुए जो भी फाइल्स उसे चाहिए वो फाइल्स पूरी की पूरी दे देगा वर्क स्टेशन को। ठीक है, तो इस तरह से फाइल सर्वर फाइल्स को मेंटेन करके रखता है, वर्क स्टेशंस एप्लीकेशन प्रोग्राम और DBMS इसको मेंटेन करके रखते हैं। जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वो DBMS के थ्रू आएगी, फाइल सर्वर के पास जाएगी, फाइल सर्वर रिक्वेस्टेड डाटा को देगा और उसकी रिक्वेस्ट है जो वो आंसर कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फाइल सर्वर आर्किटेक्चर वर्क करता है। बट इस अप्रोच के कारण भी क्या है, जो हमारे नेटवर्क का ट्रैफिक है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है, परफॉर्मेंस की जो प्रॉब्लम आएंगी, लो परफॉर्मेंस की, वो रहेंगी। ठीक है, तो इस आर्किटेक्चर की डिसएडवांटेजेस क्या हैं फिर, देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमें सिर्फ स्टाफ के नेम चाहिए थे। अगर फाइल सर्वर को DBMS या SQL की नॉलेज होती तो सिंपली वो स्टाफ नेम्स एक्सट्रैक्ट करके उस पर्टिकुलर ब्रांच के वर्क स्टेशन को प्रोवाइड कर देता, बट क्योंकि फाइल सर्वर को कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो वो क्या करेगा, पूरी ब्रांच की फ़ाइल, ठीक है, पूरे स्टाफ मेंबर्स की फ़ाइल, तो सपोज़ इसमें भी 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, इसमें भी थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हैं, तो इतने रिकॉर्ड्स को जब नेटवर्क के थ्रू उस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन पे भेजा जाएगा तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज रहेगी कि नेटवर्क ट्रैफिक हमारा इस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए बढ़ जाएगा। दूसरा, फुल कॉपी ऑफ DBMS इज़ रिक्वायर्ड ऑन ईच वर्क स्टेशन, तो हर एक वर्क स्टेशन को अपनी DBMS की कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी। और अलॉन्ग विद दैट जो कंकरेंसी की प्रॉब्लम रहेगी, कंकरेंसी की प्रॉब्लम इसमें अकर हो सकती है क्योंकि जो मल्टीपल वर्क स्टेशंस हैं वो क्या है, साइमल्टेनियसली सेम डाटा फाइल को अगर एक्सेस करेंगे या उसमें कुछ अपडेशंस परफॉर्म करेंगे, तो जो कंकरेंट एक्सेस के कारण हमारे जो डाटा की इंटीग्रिटी है जो वो वायलेट हो सकती है। उसको इंश्योर करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंकरेंसी कंट्रोल, इंटीग्रिटी कंट्रोल और रिकवरी मैकेनिज़म्स हैं जो वो मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मल्टीपल DBMSs हैं वो सेम फाइल्स को एक्सेस कर रहे होंगे, तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वो कौन रखेगा, उसके लिए फाइल सर्वर को बर्डन लेनी पड़ेगी। तो दीज आर ऑल डिसएडवांटेजेस ऑफ file server architecture. In next lecture we will discuss about client server architecture. Thank you very much.